आधिकारिक रूप से किसी यूरोपीय साम्राज्य का उपनिवेश नहीं बना, लेकिन विदेशी दबाव लगातार बढ़ता गया। उत्तर में रूस का प्रभाव था, दक्षिण और पूर्व में ब्रिटेन अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। मेरे शासक अपेक्षाकृत कमजोर थे, राजकोष अक्सर खाली रहता था। देश को आधुनिक सेना, प्रशासन और आर्थिक सुधारों की आवश्यकता लगातार महसूस होने लगी। इसी दौर में विदेशी कंपनियों और शक्तियों को अनेक रियायतें दी गईं। इनमें सड़कें, बैंक, व्यापार, टेलीग्राफ, रेल मार्ग और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े अधिकार शामिल थे। इनमें से कुछ रियायतें विकास के नाम पर दी गईं, लेकिन जनता को लगने लगा कि धीरे धीरे मेरी संप्रभुता ही बेची जा रही है। 1891 से 1892 का तंबाकू आंदोलन आधुनिक ईरानी राजनीति का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। जब तंबाकू के व्यापार पर विदेशी एकाधिकार स्थापित किया गया, तब व्यापारियों, धार्मिक नेताओं और आम जनता ने मिलकर उसका विरोध किया। ये केवल तंबाकू का प्रश्न नहीं था, ये मेरी आर्थिक स्वतंत्रता का प्रश्न था। लोग पूछ रहे थे, क्या मेरी अर्थव्यवस्था पर अधिकार मेरा रहेगा या विदेशी शक्तियां मेरे बाजारों और संसाधनों पर नियंत्रण कर लेंगी? इस आंदोलन ने पहली बार यह दिखाया कि व्यापारी वर्ग, धार्मिक नेतृत्व, बुद्धिजीवी और आम जनता सभी आवश्यकता पड़ने पर राजसत्ता के विरुद्ध एक साझा मोर्चा बना सकते हैं। यही आंदोलन आगे चलकर संवैधानिक क्रांति की आधारशिला बना। संवैधानिक क्रांति 1905 से 1911। 1905 से 1911 के बीच मेरे इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। संवैधानिक क्रांति। जनता ने निरंकुश राजशाही के विरुद्ध आवाज उठाई। उनकी मांगें स्पष्ट थीं: कानून का शासन, संसद, जवाबदेह सरकार और शाह की शक्तियों पर संवैधानिक सीमाएं। सदियों तक मेरे शासक स्वयं को सर्वोच्च और अंतिम सत्ता मानते रहे थे, लेकिन अब एक नई पीढ़ी प्रश्न पूछ रही थी, क्या यह देश केवल शाह का है? क्या जनता की कोई आवाज नहीं है? देश को एक संविधान मिला और इसी के साथ जन्म लिया एक नए ईरान के सपने ने, एक ऐसा ईरान जहां कानून सर्वोपरि हो, जहां जनता का प्रतिनिधित्व हो और जहां विदेशी हस्तक्षेप का विरोध किया जाए। लेकिन यह सपना आसान नहीं था। रूस और ब्रिटेन जैसी विदेशी शक्तियां अब भी मेरे आंतरिक मामलों पर गहरा प्रभाव रखती थीं। काजार शासन कमजोर था। देश के भीतर राजनीतिक मतभेद और सत्ता संघर्ष भी गहरे थे। संवैधानिक क्रांति ने ईरान को तुरंत लोकतांत्रिक राष्ट्र नहीं बना दिया, लेकिन उसने एक ऐसा विचार जन्म दिया जिसने आगे आने वाली पूरी सदी को प्रभावित किया कि जनता अपने शासकों से प्रश्न पूछ सकती है और सत्ता जनता के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए। यहीं से मेरी आधुनिक राजनीति की शुरुआत हुई। अब न केवल शाहों का साम्राज्य नहीं था, मैं एक जागरूक होती हुई, अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती हुई समाज बन चुका था। यह कहानी 18वीं शताब्दी के बाद की है, लेकिन मेरी आधुनिक पहचान और वैश्विक महत्व को समझने के लिए इसे जानना बेहद आवश्यक है। 1901 ईस्वी में ब्रिटिश उद्योगपति विलियम नॉक्स DRC को फारस में तेल की खोज का विशेष अधिकार दिया गया। कई वर्षों तक लगातार खुदाई होती रही, लेकिन कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, कठोर जलवायु और बढ़ता आर्थिक दबाव इस परियोजना को लगभग बंद होने की स्थिति तक ले आए। फिर आया वह दिन जिसने मेरी किस्मत बदल दी। 26 मई 1908, मस्जिद-ए-सुलेमान। मेरी धरती से पहली बार बड़े पैमाने पर तेल का फव्वारा फूटा। ये मध्य पूर्व में पहली बड़ी व्यावसायिक तेल खोज थी। 1909 ईस्वी में एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी की स्थापना हुई। यही कंपनी आगे चलकर ब्रिटिश पेट्रोलियम के रूप में विकसित हुई। उस एक खोज ने मेरी पूरी नियति बदल दी। तेल ने मुझे वैश्विक ऊर्जा राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। विदेशी शक्तियों की रुचि तेजी से बढ़ने लगी। भूराजनीति बदल गई। मेरी अर्थव्यवस्था, मेरी संप्रभुता और मेरी विदेश नीति, सब कुछ धीरे धीरे तेल से जुड़ने लगा। आज भी ईरान विश्व के सबसे बड़े तेल और प्राकृतिक गैस भंडार वाले देशों में गिना जाता है। लेकिन तेल केवल संपत्ति नहीं है, यह शक्ति भी है, दबाव भी, अवसर भी और संघर्ष भी। मेरी धरती से निकला तेल ब्रिटेन के लिए एक रणनीतिक संसाधन बन गया, लेकिन मेरे लोगों के मन में एक प्रश्न लगातार उठने लगा। तेल हमारी धरती से निकलता है, तो इसका वास्तविक लाभ किसे मिलना चाहिए?
यदि मेरी आधुनिक कहानी को समझना है तो 1908 को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उस दिन मेरी धरती से केवल तेल नहीं निकला था, बल्कि एक नए भू राजनीतिक युग का जन्म हुआ था। मेरे आधुनिक इतिहास में तेल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं था, वो मेरी संप्रभुता का प्रश्न था, वो मेरे राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न था। और आगे चलकर यही तेल मेरे प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहम्मद मुसद्देक को इतिहास के केंद्र में ले आया। इस समय तक काजार राजवंश अत्यंत कमजोर हो चुका था। 1921 ईस्वी में रेजा खान ने सैन्य शक्ति के बल पर राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया और 1925 ईस्वी में काजार शासन का अंत हुआ तथा पहलवी राजवंश की स्थापना हुई। रेजा शाह ने ईरान को आधुनिक बनाने का व्यापक प्रयास किया। एक केंद्रीकृत सेना का गठन किया गया, रेल मार्ग, सड़कें, विद्यालय और प्रशासनिक व्यवस्था को विकसित किया गया, जनजातीय शक्तियों को नियंत्रित किया गया। धीरे धीरे राज्य ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। रेजा शाह आधुनिकता और राष्ट्रवाद के प्रतीक बनकर उभरे, लेकिन उनका शासन पूर्णतः लोकतांत्रिक नहीं था। राजनीतिक विरोध सीमित कर दिया गया, प्रेस पर नियंत्रण स्थापित किया गया और राज्य की शक्ति आम लोगों के जीवन में पहले से कहीं अधिक गहराई तक पहुंचने लगी। शासकों का कहना था, हम तुम्हें आधुनिक बनाएंगे, लेकिन समाज का एक बड़ा वर्ग पूछ रहा था, क्या आधुनिकीकरण जनता की इच्छा से होगा या केवल राज्य की शक्ति से? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और सोवियत संघ ने ईरान पर भारी दबाव डाला। अंततः 1941 ईस्वी में रेजा शाह को सिंहासन छोड़ना पड़ा। उनके पुत्र मोहम्मद रजा शाह पहलवी नए शाह बने। यहीं से मेरे इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हुआ। एक युवा शाह, तेल की राजनीति, शीत युद्ध और पश्चिमी शक्तियों का बढ़ता प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मैं शीत युद्ध की वैश्विक प्रतिस्पर्धा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। उत्तर में सोवियत संघ था, दक्षिण में फारस की खाड़ी और विशाल तेल भंडार। धीरे धीरे संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्रिटेन का स्थान लेते हुए ईरान का सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी सहयोगी बनना शुरू कर दिया। शाह स्वयं को आधुनिकता, राष्ट्रवाद और पश्चिम का विश्वसनीय सहयोगी बताते थे। अमेरिका के लिए ईरान सोवियत विस्तार के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच था। ब्रिटेन के लिए मैं ऊर्जा का प्रमुख स्रोत था और शाह के लिए पश्चिमी समर्थन उनकी सत्ता की सबसे बड़ी ताकत बन गया। लेकिन इसी दौरान मेरे भीतर एक महत्वपूर्ण प्रश्न जन्म लेने लगा, क्या ईरान वास्तव में अपनी संपत्ति और अपनी राजनीति पर स्वयं नियंत्रण रखता है? इस प्रश्न का सबसे प्रमुख चेहरा थे डॉक्टर मोहम्मद मुसद्देक। 1951 ईस्वी में डॉक्टर मोहम्मद मुसद्देक ईरान के प्रधानमंत्री बने। उनकी सबसे बड़ी मांग थी, ईरान का तेल ईरान के नियंत्रण में होना चाहिए। मजलिस ने एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी के राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया। पहली बार मेरे लोगों ने महसूस किया कि तेल केवल शाही खजाने या किसी विदेशी कंपनी की संपत्ति नहीं है, ये राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है। मुसद्देक ने स्पष्ट कहा, हम अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अपना अधिकार चाहते हैं। मुसद्देक के इस निर्णय के बाद ब्रिटेन ने आर्थिक दबाव बढ़ा दिया। ईरानी तेल के बहिष्कार की शुरुआत हुई। तनाव लगातार बढ़ता गया। शीत युद्ध के दौर में अमेरिका को ये आशंका थी कि यदि ईरान में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी तो सोवियत संघ अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। इसी पृष्ठभूमि में 1953 ईस्वी में एक तख्ता पलट के माध्यम से मुसद्देक की सरकार को सत्ता से हटा दिया गया। इसके बाद शाह की शक्ति पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई। लेकिन इस घटना ने मेरे लोगों की सामूहिक स्मृति पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके लिए ये केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि विदेशी हस्तक्षेप का प्रतीक बन गया। 1953 के बाद शाह और पश्चिमी देशों के संबंध और अधिक मजबूत होते गए, लेकिन दूसरी ओर मेरी जनता और राजशाही के बीच की दूरी भी लगातार बढ़ती चली गई। 1963 ईस्वी में शाह ने श्वेत क्रांति की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि सुधार, महिलाओं को मताधिकार, साक्षरता अभियान और अनेक आधुनिकीकरण योजनाएं लागू की गईं। ऊपरी दृष्टि से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं तेजी से बदल रहा हूँ। मेरे शहर आधुनिक हो रहे थे, विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ रही थी, तेल से प्राप्त राजस्व के बल पर बड़े बड़े विकास कार्य किए जा रहे थे। लेकिन इस विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंच पाया। ग्रामीण समाज तेजी से बदल रहा था। गांवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ने लगा। धार्मिक नेतृत्व और पारंपरिक बाजार व्यवस्था से जुड़े लोगों को लगने लगा कि शाह पश्चिमी शैली के आधुनिकीकरण के नाम पर मेरी ईरानी इस्लामी पहचान को कमजोर कर रहे हैं।
इसी दौर में आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी एक प्रमुख विरोधी नेता के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने शाह की नीतियों, पश्चिमी प्रभाव और इजराइल के साथ संबंधों की खुलकर आलोचना की। 1963 ईस्वी में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। खुमैनी को गिरफ्तार किया गया और बाद में निर्वासन में भेज दिया गया। शाह को लगा कि निर्वासन के बाद विरोध की यह आवाज शांत हो जाएगी, लेकिन इतिहास कई बार अलग रास्ता चुनता है। कभी कभी निर्वासन किसी नेता की आवाज को कमजोर नहीं करता, बल्कि उसे और अधिक प्रभावशाली बना देता है। खुमैनी पहले नजफ और बाद में पेरिस से लगातार अपने संदेश देते रहे। उनके भाषण कैसेट टेपों के माध्यम से पूरे ईरान में फैलते रहे और धीरे धीरे मेरे भीतर असंतोष की एक शांत लेकिन गहरी लहर जमा होने लगी। 70 के दशक तक शाह ने ईरान को मध्य पूर्व की एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। तेल से होने वाली आय ने अर्थव्यवस्था को तेज गति दी। आधुनिक हथियार खरीदे गए। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध और अधिक मजबूत हुए, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता अब भी सीमित थी। मेरे शहर चमक रहे थे, लेकिन असहमति की आवाजों को दबाया जा रहा था। सावाक, शाह की गुप्त खुफिया एजेंसी, विरोधी समूहों पर कड़ी निगरानी रखती थी। वामपंथी इस्लामी संगठन, राष्ट्रवादी, छात्र, लेखक और अनेक बुद्धिजीवी दमन का सामना कर रहे थे। 1971 ईस्वी में शाह ने परसेपोलिस में फारसी राजशाही के 2500 वर्ष पूरे होने का भव्य उत्सव आयोजित किया। दुनिया भर के अनेक राष्ट्राध्यक्ष और गणमान्य अतिथि इसमें शामिल हुए। विशाल तंबू, भव्य भोज, रोशनी और शाही वैभव का अभूतपूर्व प्रदर्शन, सब कुछ अत्यंत शानदार था। लेकिन उसी समय मेरे आम लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा था। जब देश का एक बड़ा हिस्सा गरीबी और राजनीतिक दमन से जूझ रहा है, तो इतना भव्य शाही आयोजन क्यों? शाह स्वयं को प्राचीन फारसी सम्राटों का आधुनिक उत्तराधिकारी प्रस्तुत करना चाहते थे, लेकिन दूसरी ओर जनता का असंतोष बढ़ता जा रहा था। धार्मिक नेता, राष्ट्रवादी, उदारवादी और वामपंथी धीरे धीरे सभी एक साझा विरोध में एकजुट होने लगे। 1978 ईस्वी तक विरोध प्रदर्शन पूरे ईरान में फैल चुके थे। धार्मिक नेता, छात्र, व्यापारी, मजदूर, वामपंथी, राष्ट्रवादी, सभी की विचारधाराएं अलग थीं, लेकिन उनकी एक साझा मांग थी: शाह का शासन समाप्त होना चाहिए। मेरी सड़कों पर इतिहास उतर आया था। हर शहर में विरोध की आवाज थी। हर दीवार पर प्रतिरोध के संदेश लिखे जा रहे थे। हर अंतिम यात्रा एक नए प्रदर्शन में बदल रही थी। शाह की सरकार लगातार कमजोर होती गई। दिसंबर 1978 में शापूर बख्तियार को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन तब तक परिस्थितियां बदल चुकी थीं। 16 जनवरी 1979 को शाह ईरान छोड़कर विदेश चले गए। मेरी राजशाही की अंतिम सांसें गिनी जा रही थीं। 1 फरवरी 1979, 14 वर्षों के निर्वासन के बाद आयतुल्ला खुमैनी तेहरान लौटे। उन्हें देखने के लिए लाखों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। ये केवल एक नेता की वापसी नहीं थी, ये क्रांति की प्रतीकात्मक विजय थी। 11 फरवरी 1979 को सशस्त्र सेनाओं ने तटस्थता की घोषणा कर दी। बख्तियार सरकार गिर गई और पहलवी राजशाही का अंत हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने था: नया ईरान कैसा होगा? क्या वह एक उदार लोकतंत्र बनेगा? क्या वह एक इस्लामी गणराज्य होगा? क्या समाजवादी क्रांति होगी या फिर कोई राष्ट्रवादी गणराज्य? 1979 में मेरे भीतर अनेक सपने और अनेक संभावनाएं थीं, लेकिन धीरे धीरे सत्ता आयतुल्ला खुमैनी और क्रांतिकारी धार्मिक नेतृत्व के हाथों में केंद्रित होने लगी। लेकिन धीरे धीरे सत्ता आयतुल्ला खुमैनी और क्रांतिकारी धार्मिक नेतृत्व के हाथों में केंद्रित होने लगी। इस्लामी गणराज्य की स्थापना 1979 में इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई। नई राजनीतिक व्यवस्था में निर्वाचित संस्थाएं तो थीं, लेकिन उनके ऊपर सर्वोच्च नेता और धार्मिक संरक्षक व्यवस्था की एक विशेष संवैधानिक संरचना भी स्थापित की गई। मेरी क्रांति ने स्वतंत्रता, न्याय और साम्राज्यवाद विरोध जैसे नारे दिए, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद संघर्ष का एक नया दौर शुरू हुआ। उदारवादी, वामपंथी, राष्ट्रवादी और इस्लामी समूह
जो कभी शाह के विरुद्ध एक साथ खड़े थे, अब अलग अलग दिशाओं में बढ़ने लगे। क्रांतिकारी अदालतें स्थापित की गईं, कई विपक्षी समूहों पर कार्रवाई हुई और राज्य तथा धर्म का संबंध एक नए राजनीतिक ढांचे में पुनर्गठित हुआ। 4 नवंबर 1979 को ईरानी छात्रों के एक समूह ने संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावास पर कब्जा कर लिया और अमेरिकी राजनयिकों को बंधक बना लिया। ये संकट 444 दिनों तक चला। इस घटना ने ईरान और अमेरिका के संबंधों को लगभग पूरी तरह तोड़ दिया। मेरे लिए यह विदेशी हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रतिरोध और स्वतंत्रता का प्रतीक था। अमेरिका के लिए यह एक गंभीर कूटनीतिक अपमान था और दुनिया के लिए यह स्पष्ट संकेत था कि अब ईरान पश्चिमी देशों का सहयोगी नहीं, बल्कि एक नई और स्वतंत्र राजनीतिक दिशा अपनाने वाला राष्ट्र बन चुका है। इस संकट के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री मेहदी बाजरगान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही अपेक्षाकृत उदारवादी क्रांतिकारी धारा कमजोर पड़ने लगी और क्रांतिकारी नेतृत्व की कठोर राजनीतिक दिशा अधिक प्रभावशाली होती चली गई। 22 सितंबर 1980 को इराक ने ईरान पर आक्रमण कर दिया। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को लगा कि इस्लामी क्रांति के बाद ईरान राजनीतिक और सैन्य रूप से कमजोर हो चुका है और यह युद्ध शीघ्र समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह संघर्ष पूरे 8 वर्षों तक चला, 1980 से 1988 तक। मेरे लिए यह केवल सीमाओं का युद्ध नहीं था, यह मेरे अस्तित्व की लड़ाई थी। मेरी क्रांति अभी नई थी, सेना व्यापक शुद्धिकरण के कारण कमजोर हो चुकी थी, अर्थव्यवस्था अस्थिर थी, लेकिन विदेशी आक्रमण ने मेरे लोगों को एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट कर दिया। राष्ट्र की रक्षा ही सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई। इस लंबे युद्ध में अनेक शहर तबाह हो गए, तेल उत्पादन केंद्र और ऊर्जा प्रतिष्ठान लगातार हमलों का निशाना बने। रासायनिक हथियारों का भी प्रयोग किया गया, मिसाइल हमले हुए, फारस की खाड़ी में टैंकर युद्ध छिड़ गया। मेरी एक पूरी पीढ़ी युद्ध के माहौल में बड़ी हुई। बलिदान, शहादत और प्रतिरोध, ये सब इस्लामी गणराज्य की राष्ट्रीय पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसी युद्ध के दौरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) एक प्रभावशाली सैन्य और राजनीतिक संस्था के रूप में उभरा। 1988 ईस्वी में आयतुल्लाह खुमैनी ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम स्वीकार कर लिया। उन्होंने इस निर्णय को जहर का प्याला पीने जैसा अत्यंत कठिन और पीड़ादायक निर्णय बताया। इस युद्ध का कोई स्पष्ट विजेता नहीं था, लेकिन इसके घाव मेरे भीतर बहुत गहरे रह गए। इस संघर्ष ने मेरी राजनीति, मेरी सेना और मेरे समाज तीनों को हमेशा के लिए बदल दिया। 1989 ईस्वी में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का निधन हो गया। उनके बाद अली खमनेई देश के सर्वोच्च नेता बने और हाशमी रफसंजानी राष्ट्रपति बने। अब मुख्य लक्ष्य था युद्ध से थके हुए देश का पुनर्निर्माण। मेरे शहरों का पुनः निर्माण करना था, अर्थव्यवस्था को स्थिर करना था। तेल से होने वाली आय फिर से विकास का प्रमुख आधार बनी, लेकिन क्रांतिकारी विचारधारा और व्यावहारिक शासन के बीच संतुलन की चुनौती बनी रही। 1990 के दशक में पुनर्निर्माण और सीमित आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया दिखाई देने लगी, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था पहले से अधिक जटिल हो चुकी थी। सर्वोच्च नेता, गार्डियन काउंसिल, IRGC, धार्मिक नेतृत्व और निर्वाचित राष्ट्रपति, इन सभी के बीच शक्तियों का एक जटिल संतुलन विकसित हुआ। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो मेरे भीतर 2 अलग अलग ईरान साथ साथ मौजूद हों। एक ईरान जो क्रांति, प्रतिरोध और धार्मिक नेतृत्व की पहचान से जुड़ा था, दूसरा ईरान जो युवाओं, शिक्षा, सुधार, सामाजिक स्वतंत्रता और दुनिया से जुड़ने की आकांक्षा रखता था। 1997 ईस्वी में मोहम्मद खातमी राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने सुधार, कानून के शासन, नागरिक समाज और सभ्यताओं के बीच संवाद की अवधारणा को आगे बढ़ाया। युवाओं और महिलाओं ने उन्हें आशा की नई किरण के रूप में देखा। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि मेरी राजनीति अधिक खुली और सहभागी बन सकती है। समाचार पत्र अधिक सक्रिय हुए, छात्र खुलकर अपनी बात रखने लगे, महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी भी बढ़ने लगी। लेकिन समय के साथ रूढ़िवादी संस्थाओं ने इन सुधारों की गति सीमित कर दी। कई समाचार पत्र बंद कर दिए गए, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर दबाव बढ़ा। इस प्रकार आशा और निराशा दोनों साथ साथ चलती रहीं। 2009 ईस्वी के विवादित राष्ट्रपति चुनाव के बाद ग्रीन मूवमेंट का उदय हुआ। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। उनका एक ही प्रश्न था, मेरा वोट कहाँ है? ये मेरे आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक था। राज्य ने आंदोलन पर कड़ी कार्रवाई की।
विपक्ष के कई प्रमुख नेताओं को लंबे समय तक नजरबंद रखा गया, लेकिन ये आंदोलन मेरी सामूहिक स्मृति का स्थायी हिस्सा बन गया। अब मेरे भीतर असहमति की भाषा बदल चुकी थी। लोग केवल राजशाही से ही नहीं, बल्कि इस्लामी गणराज्य की संस्थाओं से भी अधिक जवाबदेही की मांग करने लगे थे। 21वीं सदी की शुरुआत से मेरा परमाणु कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख विषय बन गया। ईरान लगातार ये कहता रहे कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। वहीं कई पश्चिमी देशों को आशंका थी कि यह कार्यक्रम भविष्य में परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता तक पहुंच सकता है। मेरे लिए परमाणु तकनीक राष्ट्रीय संप्रभुता और वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक थी। मेरे विरोधियों के लिए ये एक संभावित सुरक्षा चुनौती थी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ईरान ने 1970 में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध लगातार बढ़ते गए। इन प्रतिबंधों का प्रभाव मेरी अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट दिखाई दिया। बैंकिंग, तेल निर्यात, मुद्रा विनिमय, मुद्रास्फीति और विदेशी निवेश सभी प्रभावित हुए। 2015 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक समझौता हुआ, JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस समझौते के अंतर्गत ईरान ने यूरेनियम संवर्धन, सेंट्रीफ्यूजों की संख्या और परमाणु सामग्री के भंडार पर कुछ सीमाएं स्वीकार की। इसके बदले अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में आंशिक राहत दी गई। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि ईरान और पश्चिमी देशों के संबंध एक नई दिशा ले सकते हैं। मेरी सड़कों पर आशा दिखाई देने लगी। विदेशी निवेशकों की रुचि बढ़ी। नए विमान, व्यापारिक समझौते, ऊर्जा परियोजनाएं, इन सब की चर्चा होने लगी। लेकिन 2018 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका इस समझौते से बाहर हो गया। इसके बाद प्रतिबंध दोबारा लागू किए गए। 2019 से ईरान ने भी धीरे धीरे JCPOA की कुछ सीमाओं से पीछे हटना शुरू किया। विश्वास की जगह एक बार फिर अविश्वास ने ले ली। आर्थिक प्रतिबंधों ने मेरी अर्थव्यवस्था पर गहरा दबाव डाला, लेकिन इन प्रतिबंधों से मेरी राजनीतिक व्यवस्था का अंत नहीं हुआ। इसके बजाय मैंने नए आर्थिक और रणनीतिक विकल्प विकसित किए। चीन के साथ तेल व्यापार बढ़ा, रूस के साथ सुरक्षा सहयोग मजबूत हुआ और क्षेत्रीय सहयोगियों के माध्यम से अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिश की गई। आज क्षेत्रीय राजनीति में मेरा महत्व कई कारणों से बना हुआ है। भौगोलिक स्थिति, फारस की खाड़ी, होर्मुज, जलडमरू मध्य, कैस्पियन सागर और मध्य एशिया के मार्ग, ऊर्जा संसाधन, विश्व के सबसे बड़े तेल और प्राकृतिक गैस भंडारों में से एक, धार्मिक महत्व, शिया इस्लाम का प्रमुख केंद्र, विदेश नीति, अमेरिका और इजराइल के प्रति आलोचनात्मक एवं स्वतंत्र रणनीतिक दृष्टिकोण, सैन्य क्षमता, मिसाइल कार्यक्रम, ड्रोन तकनीक, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC तथा क्षेत्रीय सहयोगी नेटवर्क। इन्हीं कारणों से आज भी ईरान मध्य पूर्व की राजनीति और वैश्विक भू राजनीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। फिर आया 8 फरवरी 2026, एक ऐसा दिन जिसने पूरे मध्य पूर्व को हिला कर रख दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के विभिन्न सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए। इन्हीं घटनाओं के दौरान ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या हो गई। यह घटना पूरे क्षेत्र के लिए एक अभूतपूर्व मोड़ साबित हुई। ईरान ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की। खाली क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए गए और हॉर्मुज, जलडमरू मध्य को बंद कर दिया गया। परिणाम स्वरूप वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा। विशेष रूप से एशियाई देशों को ऊर्जा संकट और महंगाई की गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा। कई दशकों बाद मध्य पूर्व एक बार फिर बड़े युद्ध की आग में घिर चुका था, लेकिन इस युद्ध की सबसे बड़ी कीमत आम लोगों ने चुकाई। हजारों निर्दोष नागरिक इसकी चपेट में आए। एक बेहद दर्दनाक घटना तब हुई जब एक हवाई हमले के दौरान गलती से एक स्कूल पर बम गिर गया। उस त्रासदी में अनेक मासूम बच्चों और शिक्षकों की जान चली गई। इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया और युद्ध की मानवीय कीमत को फिर से सामने ला दिया। कई वर्षों से आर्थिक प्रतिबंधों, महंगाई और राजनीतिक तनाव का सामना कर रहे ईरान में इस युद्ध ने एक अलग ही भावना पैदा कर दी। बाहरी खतरे के सामने देश के अनेक लोग मतभेद भुलाकर एकजुट होने लगे। ऐसा ही एक दृश्य राजधानी की सड़कों पर देखने को मिला। हजारों लोग अपने देश के समर्थन में मार्च कर रहे थे। तभी पास में एक भीषण विस्फोट हुआ। धमाके की गूंज से पूरा इलाका कांप उठा, लेकिन अधिकांश लोग पीछे नहीं हटे। वे वहीं डटे रहे।
उस पल ने दुनिया को दिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी लोगों का साहस और एकता कितनी मजबूत हो सकती है। इन घटनाओं के बाद ईरान की राजनीति एक बार फिर संक्रमण और अनिश्चितता के दौर में पहुंच गई। अब सवाल केवल एक नेता का नहीं था, बल्कि पूरे राजनीतिक ढांचे की स्थिरता का था। कौन नया नेतृत्व संभालेगा? IRGC की भूमिका कितनी बढ़ेगी? क्या जनता का विश्वास फिर से जीता जा सकेगा? क्या आर्थिक प्रतिबंध कभी हट पाएंगे? और परमाणु कूटनीति का भविष्य क्या होगा? सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु के बाद मुजतबा खामेनेई को नया सर्वोच्च नेता घोषित किया गया। इस निर्णय पर देश के भीतर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, जबकि बड़ी संख्या में लोगों ने नए नेतृत्व को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय एकता बनाए रखने का आह्वान किया। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच अविश्वास का दौर जारी रहा। बातचीत के कई प्रयास हुए, लेकिन किसी स्थायी समाधान तक पहुंचना आसान नहीं था। प्रतिबंध, सुरक्षा, क्षेत्रीय राजनीति और परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दे दोनों देशों के बीच तनाव के प्रमुख कारण बने रहे। पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में लाखों शोकाकुल लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मध्य पूर्व के कई देशों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वह दृश्य इस बात का प्रतीक बन गया कि संकट और संघर्ष के समय नेतृत्व, राष्ट्र और जनता के बीच भावनात्मक संबंध कितने गहरे हो सकते हैं। युद्ध ने ईरान को केवल सैन्य और आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी बदल दिया। आने वाले वर्षों में देश किस दिशा में जाएगा, यह अभी भी अनिश्चित था। क्या प्रतिबंधों का दौर समाप्त होगा? क्या कूटनीति फिर से सफल होगी? क्या क्षेत्र में स्थायी शांति लौटेगी, या फिर यह संघर्ष एक नए युग की शुरुआत बनेगा? इन सवालों का जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा था। मैं हूँ ईरान, मेरी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। ये है गोलिस्तान पैलेस, तेहरान की शाही विरासत। यहीं से काजार शासकों ने सत्ता, कला और पश्चिमी प्रभाव के अनोखे मेल को वास्तुकला का रूप दिया। शीशों से सजे भव्य हॉल, रंग बिरंगी टाइलों से सुसज्जित दीवारें, शाही आंगन और शानदार कक्ष बताते हैं कि 19वीं शताब्दी का ईरान परंपरा और आधुनिकता के बीच किस तरह संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। तेहरान के उत्तर में एल्बोर्ज पर्वतमाला की ऊंची चोटियां शहर को प्रकृति से जोड़ती हैं। दरबंद और तोचल जैसी जगहों पर लोग आज भी ट्रैकिंग और प्रकृति का आनंद लेने पहुंचते हैं। तेहरान हमें ये सिखाता है कि ईरान केवल अपने अतीत का नहीं, बल्कि अपने वर्तमान का भी शहर है। ये है नक्शे जहां स्क्वायर, जिसे मैदाने इमाम भी कहा जाता है। सफवीद सम्राट शाह अब्बास प्रथम ने इसे अपने साम्राज्य की शक्ति, व्यापार, धर्म और कला का केंद्र बनाया था। एक और शाह मस्जिद अपनी नीली टाइलों से मानो आसमान को धरती पर उतार देती है। दूसरी ओर शेख लुत्फुल्लाह मस्जिद अपनी अद्भुत सुंदरता और आध्यात्मिक गरिमा से हर आने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती है। अली कापू पैलेस की ऊंचाइयों से कभी सफवीद शासक पूरे चौक पर नजर रखते थे, जबकि कैसरियह बाजार की गलियों से गुजरते हुए ऐसा लगता है मानो समय सदियों पीछे लौट गया हो। सूर्यास्त के समय CO से पोल और खाजू पुल पर पड़ती सुनहरी रोशनी, बहता पानी और पत्थरों की भव्यता मिलकर किसी जीवंत कविता का रूप ले लेते हैं। इस्फहान वह जगह है जहां वास्तुकला केवल इमारत नहीं रहती, बल्कि संगीत बन जाती है। शिराज, जहां आज भी हाफिज और सादी की कविताएं हवा में गूंजती प्रतीत होती हैं। यहाँ के बाग, यहाँ की शामें और यहाँ की हवाएं मानो स्वयं कविता बन जाती हैं। नसीर अल मुल्क मस्जिद, जिसे दुनिया पिंक मस्जिद के नाम से भी जानती है, सुबह की पहली किरणों के साथ रंगों का अद्भुत संसार रच देती है। रंगीन कांच से छनकर आती रोशनी जब फर्श पर फैलती है तो ऐसा लगता है मानो पूरी मस्जिद स्वयं रंगों की प्रार्थना कर रही हो। शिराज से कुछ दूरी पर स्थित है परसेपोलिस, अकेमेनिड साम्राज्य की भव्य औपचारिक राजधानी। यहाँ पत्थरों पर उकेरी गई आकृतियां, श्रद्धांजलि लेकर आते प्रतिनिधि और शाही दृश्य आज भी प्राचीन फारस की महानता की कहानी सुनाते हैं। इसके बाद आता है पसारगादे, जहां महान सम्राट साइरस महान की विरासत आज भी शांत पत्थरों के बीच जीवित प्रतीत होती है। और फिर है नक्शे रुस्तम, जहां पर्वतों को काटकर बनाए गए शाही समाधि स्थल एक ही चट्टान पर अकेमेनिड और सासानी इतिहास को अमर कर देते हैं। फार्स प्रांत ईरान की आत्मा है, जहां फारस केवल इतिहास नहीं, बल्कि आज भी जीवित पहचान है। अब हमारी यात्रा पहुंचती है ईरान के रेगिस्तानी हृदय यज़्द। यज़्द वह शहर है जहां मिट्टी, हवा और पानी ने मिलकर सभ्यता को जन्म दिया। इसकी संकरी गलियां मिट्टी की ईंटों से बने घरों के बीच से गुजरती हैं। इन घरों के ऊपर बने बादगीर अर्थात विंड कैचर सदियों पुरानी ऐसी अद्भुत तकनीक है
जो गर्म रेगिस्तानी हवा को ठंडा करके घरों तक पहुंचाती थीं। यज़्द का ऐतिहासिक नगर अपनी अनूठी शहरी योजना के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। जामे मस्जिद यज़्द की ऊंची मीनारें और नीली टाइलें दूर से ही नजर आने लगती हैं। शाम ढलते ही अमीर चकमाक परिसर सुनहरी रोशनी में किसी भव्य रंगमंच जैसा दिखाई देता है। यज़्द ज़रथुष्ट्र धर्म की विरासत का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ स्थित अग्नि मंदिर और टावर्स ऑफ साइलेंस हमें ईरान की प्राचीन धार्मिक परंपराओं की याद दिलाते हैं। दौलत आबाद गार्डन यह साबित करता है कि रेगिस्तान के बीच भी पानी, पेड़ और वास्तुकला मिलकर जीवन का उत्सव रच सकते हैं। यज़्द हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी इंसान सभ्यता का निर्माण कर सकता है। करमान का लूत मरुस्थल सूर्य, हवा और सन्नाटे से मिलकर किसी दूसरी दुनिया का अनुभव कराता है। यहीं स्थित है बाम और उसका सांस्कृतिक परिदृश्य। कभी अर्गेबाम दुनिया की सबसे विशाल मिट्टी से बनी किला नुमा संरचनाओं में गिना जाता था। सन 2003 के भूकंप ने इसे भारी क्षति पहुंचाई, लेकिन इसके पुनर्निर्माण ने यह दिखाया कि विरासत को फिर से जीवित किया जा सकता है। महान के निकट स्थित शाहजादे गार्डन रेगिस्तान के बीच हरियाली का अद्भुत चमत्कार है। रायन किला और गंज अली खान परिसर आज भी पुराने ईरान के बाजारों, कारवासरायों और सार्वजनिक जीवन की कहानी सुनाते हैं। करमान में रेगिस्तान डराता नहीं, बल्कि इतिहास को और भी गहराई देता है। तबरीज का ऐतिहासिक बाजार केवल बाजार नहीं, बल्कि सदियों से जीवित एक विरासत है। ढकी हुई गलियां, कारवांसराय, मस्जिदें और व्यापार की प्राचीन परंपराएं आज भी यहाँ सांस लेती हैं। ब्लू मस्जिद अपनी फिरोजी टाइलों के लिए प्रसिद्ध है। समय और भूकंपों ने इसे क्षति पहुंचाई, लेकिन इसकी बची हुई सुंदरता आज भी हर यात्री को ठहरने पर मजबूर कर देती है। तबरीज से आगे है कंदोवान गांव, जहां लोग आज भी चट्टानों को काटकर बने घरों में रहते हैं। पूर्वी अजरबैजान वो स्थान है जहां ईरान व्यापार, पर्वतों और संस्कृति के संगम के रूप में दिखाई देता है। मशहद में स्थित इमाम रजा का पवित्र मजार शिया इस्लाम के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं और आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। स्वर्णिम गुंबद, शीशों से सजे प्रांगण और सुंदर सुलेख इस स्थल को केवल भव्य नहीं, बल्कि अत्यंत भावनात्मक बना देते हैं। मशहद के निकट ही है तूस, जहां महान कवि फिरदौसी ने अपनी अमर कृति शाहनामा के माध्यम से फारसी भाषा और ईरान की ऐतिहासिक स्मृति को अमर बना दिया। रज़वी खुरासान में ईरान की आत्मा, आस्था और साहित्य दोनों रूपों में दिखाई देती है। हॉर्मुज़गान हमें ईरान का समुद्री चेहरा दिखाता है। केश्म द्वीप भूविज्ञान, समुद्री संस्कृति और व्यापारिक इतिहास का अनूठा संगम है। वैली ऑफ स्टार्स की विचित्र चट्टानी संरचनाएं किसी दूसरे ग्रह का अनुभव कराती हैं। हारा मैंग्रोव वन समुद्र और रेगिस्तान के बीच जीवन का अद्भुत उदाहरण है। लाफ्ट गांव अपने विंड कैचरों और समुद्री विरासत के लिए प्रसिद्ध है। पास ही स्थित हॉर्मुज़ द्वीप अपनी रंग बिरंगी पहाड़ियों और लाल तटों के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। हॉर्मुज़गान में ईरान समुद्र से संवाद करता हुआ दिखाई देता है। मैंने शाहों का युग देखा है, मैंने क्रांति देखी है, मैंने युद्ध देखे हैं, मैंने आर्थिक प्रतिबंधों का दौर देखा है, मैंने परमाणु कूटनीति के उतार चढ़ाव देखे हैं, मैंने अपने युवाओं को सड़कों पर अपनी आवाज बुलंद करते भी देखा है। मैं एक ऐसा देश हूँ जिसने बाहरी दबावों का सामना किया है और साथ ही अपने भीतर उठते अनगिनत सवालों से भी संघर्ष किया है। दुनिया मुझे कभी खतरा कहती है, कभी सामरिक शक्ति, कभी प्राचीन सभ्यता, कभी क्रांति, कभी प्रतिरोध और कभी एक रहस्य। लेकिन मैं स्वयं को किस रूप में देखता हूँ? मैं हूँ ईरान, एक ऐसी धरती जिसने अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए संघर्ष किया, एक ऐसा समाज जो सम्मान, अवसर और बेहतर भविष्य की तलाश में लगातार आगे बढ़ता रहा, एक ऐसा राष्ट्र जो सुरक्षा, विकास और वैश्विक राजनीति के जटिल संतुलन के बीच अपना रास्ता खोजता रहा, और एक ऐसी सभ्यता जिसने हर तूफान के बाद भी अपनी स्मृतियों, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को जीवित रखा। मेरी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। मेरे सामने आज भी अनेक प्रश्न खड़े हैं। कैसे मेरे लोगों के लिए शांति और सुरक्षा सुनिश्चित हो? कैसे आर्थिक चुनौतियों का समाधान निकले? कैसे युवाओं की आकांक्षाएं और समाज की विविध आवाजें भविष्य का हिस्सा बने? और कैसे मेरी जनता अपने भाग्य का निर्णय स्वयं कर सके? शायद मेरी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मैं केवल अपने इतिहास से नहीं, बल्कि अपनी भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों के कारण भी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता रहा हूँ। मेरी नई पीढ़ियां आज भी अपने भविष्य को आकार दे रही हैं।
मेरी धरती आज भी इतिहास लिख रही है और दुनिया आज भी मेरी ओर देख रही है। मैं हूं ईरान। दोस्तों, ये था ईरान का मॉडर्न सफर। काजार शाह से पहलवी मोनार्की तक, खुमैनी की रेवोल्यूशन से इस्लामिक रिपब्लिक तक, ईरान इराक वॉर से न्यूक्लियर डिप्लोमेसी तक और 2026 की बेचैनियों तक। एक ऐसा कंट्री जहां हिस्ट्री सिर्फ बुक्स में नहीं, आज की पॉलिटिक्स, आज की स्ट्रीट्स, आज की प्रेयर्स और आज की होप्स में जिंदा है। मैं हूं पृथ्वी, आपका होस्ट और दोस्त। मिलते हैं नेशंस अनवील्ड के अगले चैप्टर में।